हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, अब सभी का 7-Eleven स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और हमारा जो चल रहा था वो पशु परिचर एग्ज़ाम्स, उसमें मैं आपको पार्ट ए कंप्लीट करवा रहा था। कौन सा? पार्ट ए कंप्लीट करवा रहा था आपका। और जल्द ही पार्ट बी भी आपको मिलेगा। पार्ट बी वैसे ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपका पार्ट ए है जो थोड़ा सा बड़ा है। पार्ट बी भी मैं आपका जो है जल्दी शेड्यूल कर दूंगा। हर 2-3 दिन में एक अच्छी सी बेहतरीन क्लास आपको उपलब्ध कराऊंगा और बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्सों से उपलब्ध कराऊंगा, जो कि आपको कहीं भी देखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा देखो, मैंने आपको लगभग कितनी 31 क्लास करा दी, 30+ क्लासें हो गई मतलब आपकी। इन सभी क्लासों का आपको अच्छे से रिवीजन करना, ठीक है। रिवीजन कैसे करना? जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता मेरे साथ साथ चलिएगा। रोज़ की क्लास को रोज़ देखना है। जब कंप्लीट हो जाती तो वापस क्लास नंबर 1 से स्टार्ट करना। हर क्लास को आप 3 से 4, 4 से 5 बार देख लोगे तो आपकी बिल्कुल राजस्थान जी के क्लियर हो जाएगी। भले ही जो जीरो से स्टार्ट कर रहा हो या पहले से तैयारी कर रहा हो, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतना ही ज़्यादा माइंड में सेट होता है, इसलिए रिवीजन ज़रूर करें, ठीक है। और दूसरा, अपनी आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। कोई भी कुछ कहे आपको बिल्कुल कहीं नहीं भटकना है, बस आपको पढ़ते रहना जब तक कि आपका एग्ज़ाम हो नहीं जाए, ठीक है। क्लियर? तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। मरु विकास कार्यक्रम का वित्त पोषण है 100% राजस्थान सरकार द्वारा, 100% केंद्र सरकार यानी भारत सरकार द्वारा, 75% केंद्र सरकार और 25% राजस्थान सरकार, और 50/50 दोनों सरकारों का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा भाई। देखो, 75% तो आपका सेंटर का है और 25% आपका स्टेट का। ये सेंटर का हो गया, ये स्टेट का हो गया आपका। क्लियर? अब देखो, मैं इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा आपको चर्चा कर ही लेता हूँ, अगर कार्यक्रम आया तो। देखो, इसका जो शुभारंभ हुआ था ना, ये कार्यक्रम शुरू कब हुआ था ये आपको याद रखना। 1977-78 ईस्वी में आपका ये मरु विकास कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और ये कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा 1985 से पूर्णतः वित्तीय रूप से संचालित है, यानी 1985 में 100% ये केंद्र सरकार के अंडर था। सारा पैसा केंद्र सरकार ही देती थी इसका, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूँ तो भारत सरकार द्वारा मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम चलाए गए, ठीक है। दूसरा, 1 अप्रैल 1999, ये तिथि आपको याद रखना। 1 अप्रैल 99 यानी 1 अप्रैल 1999 को केंद्र और राज्य का जो सरकार का जो अंश हो गया वो हो गया 75-25 हो गया भाई। 75-25। क्लियर? दूसरा, इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है ना, ये आपको याद रखना। कई बार उद्देश्य पूछ लिए जाते हैं। देखो, वानिकी का विकास करना, लघु सिंचाई सुविधा करना, भूमिगत जल में विकास करना और ग्रामीण विद्युतीकरण, 4 लक्ष्य मैंने आपको बताए। एक तो देखो, कृषि वानिकी का विकास और लघु सिंचाई सुविधा का विस्तार करना, भूमिगत जल का विकास करना और ग्रामीण विद्युतीकरण का विकास करना, ये 4 लक्ष्य हैं, ठीक है। और मैं बात कर लूँ तो इसमें देखो कितने जिले शामिल है, 16 जिले शामिल है। मरु विकास कार्यक्रम में कितने जिले? 16 जिलों की 85 विकास खंडों में ये संचालित है। 16 जिले कौन कौन से? देखो, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जैसलमेर, पाली, नागौर, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, चूरू, जालोर, झुंझुनू, अजमेर, सिरोही, जयपुर, सीकर, राजसमंद, उदयपुर। क्लियर? अब देखो, 12 जिले तो आपके मरुस्थल वाले हो गए, अगर अच्छे से आप याद रखो तो, ठीक है। और मरुस्थल के 12 जिले, उसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो, अरावली की बॉर्डर के आसपास एक तो आपका हो गया अजमेर, एक आपका हो गया जयपुर, ठीक है, एक हो गया उदयपुर, एक हो गया राजसमंद। ये 4 जिले ये हो गया आपके। क्लियर? बिल्कुल, जयपुर, जयपुर का अजमेर, अजमेर के बाद राजसमंद, राजसमंद के बाद उदयपुर, क्रम से मैंने बताया आपको। क्लियर? तो ये 16 जिले हैं, इनके 85 विकास खंडों में ये कार्यक्रम आपका चल रहा है। कौन सा? मरु विकास कार्यक्रम। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में खसगास उत्पादित जिले हैं, यानी खसगास कहाँ होती है आपको बताना है। तो अपन देख लेते हैं खसगास कहाँ होती है। देखो, राजस्थान में जो खसगास होती है ना आपकी, टोंक, सवाई माधोपुर और भरतपुर, ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खसगास जो होती है ना, जड़ों का रस निकाला जाता है, उस जड़ों का रस निकाल के उसका शरबत और अत्र बनाया जाता है। क्लियर? बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो, एक आपके राजस्थान में सेवन घास होती है। कौन सी? सेवन घास।
इसके अलावा मैं बात करूँ तो एक आपकी मोथा घास होती है, मोथा घास, मोथा घास, क्लियर। इसके अलावा मैं बात करूँ तो एक आपकी मोच या साइप्रस घास होती है, एक आपकी भरूत घास होती है, एक आपकी बुर घास होती है। तो ये सारे, एक आपकी अंजन घास होती है, एक आपकी कुराड़ घास होती है। तो ये घासों की मैंने किस्में आपको बताई हैं। ये पार्ट बी में भी आपका सवाल बन सकता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में निम्नलिखित जिलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम से व्यवस्थित करना। तो देखो ये आपका राजस्थान का मैप है। राजस्थान का मैप पतंगाकार है। ये किसने कहा था? तो आप सभी को पता होना चाहिए। ये कहा था किसने? टी.एच. हेडले ने कहा था। जबकि विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है, ये वैगनर मोदी द्वारा कहा गया था। अब देखो इसको सेट करता हूँ सही क्रम से। तो सबसे पहले पूर्व से पश्चिम सेट करना, तो ये आ जाएगा आपका बूंदी, हाड़ौती का पट्टार, बूंदी। बूंदी के बाद आता है या बीच में फिक्स आपका अजमेर, ठीक है। अजमेर के टच ही आपका आ जाता पाली, पाली के बाद आपका आ जाता बाड़मेर। ये लो क्लियर। लेकिन ये तब भी आप कर पाओगे जब आपका राजस्थान का मैप है ना आपके माइंड में सेट होगा। इसीलिए देखो 2-4 मैप आपको खरीदने हैं और उनको अच्छे से माइंड में सेट करना है। अब कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा सर नया वाला मैप लाओ या पुराना वाला मैप लाओ। तो देखो मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ। अभी तक देखो एक जो आपकी नई सरकार आई है भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में, तो इन्होंने देखो एक समिति का गठन किया है। और ये समिति क्या कर रही है? नए जिलों की समीक्षा कर रही है कि बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए। तो अभी तक मामला क्या बीच में अटका हुआ है? क्या हुआ? अभी बीच में अटका हुआ। तो आपको ये समझना है कि फिलहाल पुराने ज़िले ही पढ़ना है। क्योंकि देखो प्रूफ के तौर पे मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे अभी हाल ही में आपका सुपरवाइज़र एग्रीकल्चर का पेपर हुआ था, उसमें भी नई जीके का एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, यानी नए जिलों से रिलेटेड। दूसरा अभी हाल ही में जूनियर अकाउंटेंट का पेपर हुआ था, ठीक है, लेटेस्ट ही हुआ था, आप चेक कर लेना, भले पेपर आपको साइट्स पर मिल जाएंगे या यूट्यूब पे देख लेना। उसमें भी एक भी पर्सन नहीं आया। इसलिए मैं कह रहा हूँ निश्चिंत रहो, क्योंकि अभी सरकार ने फिक्स नहीं करा कि ज़िले बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए। बनने चाहिए तो उनका कलेक्टर वगैरह, उनका ऑफिस वगैरह सब अभी कार्य निर्माणाधीन, कुछ भी नहीं है। तो मामला क्या अभी ठंडे बस्ते में पड़ा है। इसलिए आप नए जीके के प्रति गर्म मत हो। जब आ जाएगी ऑथेंटिक न्यूज़ आ जाएगी, नोटिफिकेशन सरकार निकाल देगी भाई नए ज़िले बनने वाले हैं, तब अपन पढ़ेंगे अच्छे से। तब तक आप अगर नए ज़िले पढ़ते हो तो मैं कहता हूँ कोई अर्थ नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम से में तो आ ही नहीं रहा आपका। और फिर भी आप पढ़ना चाहते हो तो मोटा मोटा वही ज़िले, जैसे आपका बाड़मेर से बालोतरा लग हुआ तो बालोतरा की सीमा देख लो, बस बालोतरा में क्या क्या शामिल हुआ वो देख लो आप, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मगरा, पूगल, सोनाड़ी निम्न में से किसकी कुछ नस्लें हैं? तो देखो बकरी की तो नस्लें नहीं है बिल्कुल, ठीक है। भैंस की नस्लें भी नहीं है बिल्कुल, ऊँट की नस्लें भी बिल्कुल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सारी भेड़ की नस्लें हैं। भेड़ की मैं बात करता हूँ तो देखो मगरा और ये पुंगल, ये दोनों आपके बीकानेर और बीकानेर के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है। जबकि सोनाड़ी जो भेड़ की नस्ल है ये दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। और ये देखो जब चरती है ना तो इसके कान इतने लंबे होते हैं कि घास को टच कर जाते हैं। कौन सी? सोनाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं, सोनाड़ी भेड़ की नस्ल। तो इसके जो कान है वो ज़मीन को छू जाते हैं, ठीक है। ये फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखना है। और मैं बात कर लूँ तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा बकरी जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? बाड़मेर में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा पशुधन राजस्थान में बकरी है। और बकरी की सबसे सुंदर किस्म जो है ना आपकी कौन सी है? बर्बरी। बर्बरी जो आपकी बकरी की नस्ल है ये सबसे सुंदर है और इसे शहरी बकरी भी कहा जाता है, क्योंकि इसका शहर में पालन पोषण ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। सॉरी। इसके अलावा एक जखराना है जो आपके अलवर भरतपुर की तरफ पाई जाती, ये सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल है, ठीक है, क्लियर। अब मैं बात कर लेता हूँ ऊँट। ऊँट में आपका जैसलमेरी ऊँट हो गया, बीकानेरी ऊँट हो गया, ठीक है। सबसे तेज़ दौड़ने वाला जो ऊँट है वो आपका जैसलमेरी ऊँट है। कौन सा है? जैसलमेरी ऊँट, ठीक है। भैंसों की मैं बात करूँ तो सबसे अच्छी नस्ल है मुर्रा, जिसे खुंडी के नाम से भी जाना जाता है। ये सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। और सबसे ज़्यादा ये है कि इसे, इसके जो सींग होते हैं ना मुर्रा या खुंडी भैंस के, तो ये जलेबी के आकार के ऐसे गोल गोल घूमे हुए होते हैं, ऐसे घूमे हुए होते हैं आपके। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जाफराबादी है, बदावरी है, ठीक है, नागपुरी है, ये सारी आपकी भैंसों की नस्ल है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? ये आपको बताना है। तो 5वें का अपन आंसर देख लेते हैं कौन सा नहीं है, तो उसके बारे में आपसे चर्चा कर लेता हूँ। देखो
अतिचारण, अतिचारण तो भाई मरुस्थल का कारण है आपका। दूसरा जनसंख्या आधिक्य, बिल्कुल है। जैविक कृषि, अति जुताई। तो पांचवे का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैविक कृषि का संबंध आपका मरुस्थलीकरण से कैसे हो सकता है? इसका तो तालमेल ही नहीं बैठ रहा। तो यानी मरुस्थलीकरण का जो कारण है वो जैविक कृषि नहीं है। बाकी अतिचारण, ज़्यादा चराओगे सारी वनस्पतियाँ खत्म हो जाएगी तो मरुस्थल बढ़ना ही। जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी तो ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी तो वो क्या करेंगे, पेड़ पौधों को काटेंगे तो बढ़ेगी। ज़्यादा जुताई के कारण भी आपका अति जुताई, बहुत ज़्यादा जुताई से भी मरुस्थल आपका बढ़ता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या, एक तरफ आपको सूची दी हुई और एक तरफ आपको अवस्थिति दी हुई है। यानी एक तरफ अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान, एक तरफ आपको अवस्थिति कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले सीता माता अभ्यारण्य की बात कर लूँ तो प्रतापगढ़ में पड़ता है। सरिस्का की बात कर लूँ तो अलवर में पड़ता है। केला देवी की बात कर लूँ तो करौली में पड़ता है। केवला देवी की बात कर लूँ तो भरतपुर में पड़ता है। ये सीता माता अभ्यारण्य जो है ये आपका प्रतापगढ़ में है। ये उड़न ग्लेरियो के लिए फेमस है भाई। किसके लिए फेमस है? उड़न ग्लेरियो के लिए फेमस है। और यह दो झरने भी आपके लव कुश, तो एक तो गर्म पानी का झरना, एक ठंडा पानी का झरना, ये इसकी विशेषता। दूसरी मैं बात कर लेता हूँ सरिस्का अलवर। ये सरिस्का अलवर में पड़ता है। ये राजस्थान की दूसरी टाइगर परियोजना थी। पहली तो कौन सी थी आप सभी को पता है, पहली थी रणथंभौर, दूसरी टाइगर, ठीक है। और तीसरी मुकुंदरा, चौथी की बात करूँ तो रामगढ़ विषधारी, पांचवी की बात करूँ तो धौलपुर करौली, छठी प्रक्रियाधीन है कुंभलगढ़। मैंने आपको 5 टाइगर रिजर्व बताए हैं राजस्थान के, ठीक है। छठा आपका निर्मल अभी प्रक्रियाधीन है लेकिन जल्दी बन जाएगा वो भी। इसके अलावा देखो कैला देवी का जो मंदिर है करौली में पड़ता है। देखो आपको याद रखना कौन सी नदी के किनारे पड़ता है, तो काली सील नदी के किनारे पड़ता है। कौन सी नदी के किनारे? काली सील नदी के किनारे। तीन क्या हो गए, करौली का क्या, काली सील का क्या, केला का क्या। तो इस तरह से आप अच्छे से याद रखना ना, क्लियर। दूसरा केवला देव, केवला देव जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है, ये गना पक्षी बिहार जो कि देखो भरतपुर में पड़ता है। और ये देखो राजस्थान का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो आर्द्र भूमि रामसर साइट में भी शामिल है और आपका यूनेस्को की साइट में भी शामिल है, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है, यूनेस्को की साइट में भी शामिल है और आपका किस में शामिल है, रामसर साइट में भी शामिल है। रामसर साइट में तो इसको 1981 में शामिल किया गया था, जबकि यूनेस्को की मैं बात कर लूँ तो 1985 में से शामिल किया गया था। सबसे पहले विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाली जो राजस्थान की साइट है वो आपका केवला देव ही है। बिल्कुल आपको याद रखना है, क्लियर। तो इसका उत्तर अब आप मिला लेना कौन सा, मैंने उत्तर सारे बता दिए आपको। क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात कर लेता हूँ। एक तरफ वन्य जीव अभ्यारण्य, एक तरफ जिला आपको दिया हुआ है। बड़ा अच्छा सवाल है, ऐसे ही सवाल आजकल बनते हैं, इसलिए आपको देखो सुमेलित करना सीखना होगा। सबसे पहले रामगढ़ विषधारी की बात करूँ, अभी अभी मैंने बताया था आपको बूंदी में है। और चौथी राजस्थान की टाइगर परियोजना है। जवाहर सागर की बात करूँ तो ये कोटा के अंदर पड़ता है आपका, और ये चंबल नदी पे बना हुआ आपका, ठीक है। ताल छापर की बात करूँ तो ये चूरू में पड़ता है आपका, ठीक है, काले हिरणों के लिए फेमस है। वन विहार की बात करूँ तो ये धौलपुर में फेमस है, ठीक है, धौलपुर में पड़ता है आपका। देखो वन विहार के जो है ना ये छोटे छोटे अभ्यारण्य है लेकिन बार बार एग्जाम पूछे जाते हैं। एक तो आपका वन विहार हो गया, एक आपका केसर बाग, कौन सा, केसर बाग, केसर बाग। और एक इनके साथ एक और आ जाता है आपका कौन सा, वन विहार, केसर बाग और राम सागर, ठीक है। ये तीनों ही आपके कहाँ पड़ते हैं, तो ये तीनों ही आपके धौलपुर में पड़ते हैं। और ये बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बस इनकी लोकेशन पूछी जाती है कि कहाँ स्थित है, तो धौलपुर आपका आंसर होना चाहिए। दूसरा देखो मैं बात कर लेता हूँ जवाहर सागर के बारे में, तो ये चंबल नदी पे बना हुआ आपका। ये आपकी चंबल नदी देखो मध्य प्रदेश से आके राजस्थान में बहती है, राजस्थान एमपी की सीमा बनाती है, राजस्थान के 6 जिलों में बहती है और इसे राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है, ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब मैं बता देता हूँ ये जो चित्तौड़गढ़ से घुसती है, चित्तौड़गढ़ का जो 84 गढ़ है ना वहाँ से प्रवेश करती है। इस पर जो बांध बने हुए ना, सबसे पहले जो बांध बना हुआ है ये आपका गांधी सागर जो कि मध्य प्रदेश में ही है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ तो आपका राणा प्रताप सागर, उसके बाद आपका जवाहर सागर, उसके बाद आपका कोटा बैराज। ये 4 डैम्स जो बने हुए हैं ना ये चंबल नदी पे बने हुए हैं, ठीक है। इसमें देखो अगर मैं बात कर लेता हूँ, आपको अगर पूछ ले कि भी उद्गम से मोहाना तो ये क्रम सेट कर देना और मोहाना से उद्गम है तो ये क्रम आपको सेट कर देना, क्लियर। बिल्कुल आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, इसका उत्तर देख लेना आप, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं।
मोतीलाल तेजावत की भील संबंधित गतिविधियों यानी एकी आंदोलन का माध्यम किस स्थान से शुरू हुआ था, ये आपको बताना है। तो देख लेते अपन। झाड़ोल, उदयपुर, नीमड़ा, डूंगरपुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8वें का बिल्कुल आपका झाड़ोल से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से भाई? झाड़ोल से। देखो राजस्थान में जनजातीय जो आंदोलन है, एक तो आपका एक ही आंदोलन हो गया, दूसरा आपका भगत आंदोलन हो गया। कौन सा आंदोलन? भगत आंदोलन। ये जो भगत आंदोलन, इसका जो नेतृत्व किया गोविंद गिरी ने किया था। एक ही आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो मोतीलाल तेजावत ने किया था। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। बूंदी राजमहलों में निर्मित चित्रशाला किस शासक की देन है, आपको बताना है। तो 9 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराव उमेद सिंह। कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा महाराव उमेद सिंह। ठीक है, ये जो बूंदी की चित्रशाला का जो निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? महाराव उमेद सिंह ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। केसरी सिंह बारट ने मेवाड़ महाराणा को 13 सोरठे किस भाषा में लिखकर भेजे थे? तो 10 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डिंगल में। कौन सी भाषा? ये वैसे काव्य रूप है, ये डिंगल काव्य रूप के अंदर भेजा था। बिल्कुल आपको याद रखना, क्योंकि दिल्ली दरबार में जा रहा था। दिल्ली दरबार में रोकने के लिए केसरी सिंह बारट ने 13 सोरठे लिखे थे डिंगल भाषा में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक है, कौन है, आपको बताना है। तो 11 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा संत हरिदास। देखो संत हरिदास, अब देखो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं जो कि आपको याद रखनी है। छोटी सी ट्रिक है जो निरंजनी संप्रदाय से संबंधित है। आपको याद रखना निगाह। नी से आपका निरंजनी संप्रदाय हो गया, घा से गाढ़ा, इन निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ आपकी गाढ़ा में पड़ती है से आपका हरिदास हो जाएगा। क्लियर? बिल्कुल। और इनकी एक प्रमुख रचना है जो एग्जाम्स में पूछी गई है, तो उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। निशानी। देखो निशानी, ये जो रचना है ना, ये जो रचना है ये है आपकी संत हरिदास की रचना निशानी। बिल्कुल आपको याद रखना है, और ये 2-3 बार एग्जाम्स में पूछी गई, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद रखना है। तो साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में विप्लव कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो राजस्थान में सर्वप्रथम जो विप्लव आपका स्टार्ट हुआ था वो नसीराबाद से हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। वो नसीराबाद में कौन सी तारीख को हुआ था, आपको याद रखना, 28 मई 1857। क्लियर? अब देखो 1857 की क्रांति अगर आपसे पूछी गई है तो मैं इसके बारे में थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट आपसे शेयर कर लेता हूँ जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी हैं और पूरे चांसेस है कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले। देखो सबसे पहले तो आपको याद रखना कि राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियाँ थी? 6 सैनिक छावनियाँ थी। ठीक है, 6 में से अगर मैं बात करूँ ना, सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ी जो सैनिक छावनी थी वो नसीराबाद थी। क्लियर? ये फैक्ट अभी एग्ज़ाम में भी पूछा गया और बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए थे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि सबसे बड़ी कौन सी। याद तो थी 6 छावनियाँ तो हैं, लेकिन सबसे बड़ी सबसे शक्तिशाली ये याद नहीं था। तो आज आपको पता लग गया कि नसीराबाद थी। क्लियर? दूसरा देखो मैं बात कर लेता हूँ, तो ये जो आपका था नसीराबाद, जो कि राजस्थान में ब्रिटिश सत्ता का प्रमुख केंद्र था, और उस समय 1857 की क्रांति के समय जो एजीजी थे ना, वो कौन थे? सर पैट्रिक लॉरेंस थे भाई, सर पैट्रिक लॉरेंस। सर पैट्रिक लॉरेंस थे, और सर पैट्रिक लॉरेंस ने ही अजमेर की सुरक्षा हेतु अजमेर में नियुक्त की गई थी। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेजा गया था। ठीक है, और नसीराबाद छावनी में 28 मई 1857 को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोप खाने में सैनिकों की अपनी ओर मिलाकर विद्रोह शुरू कर दिया था। और 30 मई 1857 को 30वीं नेटिव इन्फेंट्री ने भी असंतोष फूट पड़ा। उन्होंने भी छावनी को लूट लिया और अंग्रेज अधिकारी के बंगलों पर आक्रमण कर दिया। एक अधिकारी जिसमें न्यूबरी, अभी एक तो न्यूबरी, एक अधिकारी तो न्यूबरी, ठीक है, न्यूबरी ने सैनिकों के टुकड़े टुकड़े कर दिया, इसको मार डाला था अंग्रेज अधिकारी को। ठीक है, एक आपको याद रखना, एक तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और दूसरी 30वीं नेटिव इन्फेंट्री, ये दोनों ने ही विद्रोह किया था यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूँ तो देखो इन क्रांतिकारियों ने सैनिकों ने छावनी को तहस नहस करने के बाद दिल्ली की ओर कूच कर लिया था। ठीक है,
और अंग्रेज अधिकारी, इसमें एक तो आपके वोल्टर और हिथकोट ने मेवाड़ के सैनिकों की सहायता से इनका पीछा किया, परंतु इनको पकड़ नहीं पाए थे। तो ये फैक्ट भी आपको बिल्कुल याद रखना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखो आज इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूँ शानदार वाले, जहाँ से सवाल बनता है एग्जाम में। देखो सवाल यहाँ से बनता है कि 1857 की क्रांति के दौरान रियासतों के शासक कौन थे। तो देखो ध्यान से सुनना, मैं सारे बता देता हूँ। भरतपुर का जो शासक था महाराजा जसवंत सिंह था। भाई कौन था? महाराजा जसवंत सिंह। क्लियर। और इसके अलावा मैं बात करूँ अलवर का जो था महाराजा बन्ने सिंह था। भाई कौन था? महाराजा बन्ने सिंह। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा मैं बात कर लूँ करौली का जो था, करौली का आपका मदन पाल था। भाई कौन था? मदन पाल सिंह, महाराजा मदन पाल सिंह। क्लियर। अब इसके अलावा और बात कर लेता हूँ। टोक का उस समय जो शासक था ना, टोक का था नवाब वजीरुद्दौला। ठीक है। और एक आपके कोटा के जो महाराव थे उस समय, कोटा के, बिल्कुल आपको याद रखना, कोटा के राम सिंह थे। भाई कौन थे? राम सिंह। क्लियर। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ, तो देखो कोटा के आपके राम सिंह हो गए। इसके अलावा मैं बात करता हूँ, तो देखो जोधपुर के शासक कौन थे। तो देखो जोधपुर के उस समय जो शासक थे ना, आपके जोधपुर के जो शासक थे वो थे आपके महाराजा तख्त सिंह थे। भाई कौन थे? महाराजा तख्त सिंह। क्लियर। और इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ उदयपुर के उस समय जो शासक थे कौन थे? महाराजा स्वरूप सिंह। कौन थे? स्वरूप सिंह। क्लियर। और मैं बात कर लेता हूँ बूंदी, तो बूंदी के उस समय जो शासक थे आपके कौन थे? तो वो भी राम सिंह थे। भाई ठीक है, राम सिंह। क्लियर। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ बीकानेर, तो बीकानेर के जो शासक थे ना उस समय वो थे सरदार सिंह। कौन थे भाई? सरदार सिंह। क्लियर, सरदार सिंह। बीकानेर का शासक था सरदार सिंह। और जयपुर का जो शासक था वो कौन था? तो जयपुर का जो शासक था वो सवाई राम सिंह द्वितीय था। कौन था? सवाई राम सिंह द्वितीय। क्लियर। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ, तो जयपुर का तो बता दिया मैंने, प्रतापगढ़ की बात कर लेते हैं। प्रतापगढ़ का जो शासक था वो था दलपत सिंह। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, सीधा आपको एक तरफ रियासतें दे देंगे, एक तरफ शासक देंगे, फिर सुमेलित करना होगा। इसलिए ये फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एग्जाम में इसका बहुत बेनिफिट मिल सके। देखो डूंगरपुर के जो शासक थे आपके, डूंगरपुर के कौन शासक थे? तो डूंगरपुर के थे महाराजा उदय सिंह थे। कौन थे भाई? महाराजा उदय सिंह। क्लियर। और बांसवाड़ा की मैं बात कर लूँ तो बांसवाड़ा के आपके जगमाल सिंह थे। कौन थे भाई? सॉरी, लक्ष्मण सिंह। जगमाल सिंह नहीं, लक्ष्मण सिंह थे। सुधार कर लेना, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह है, जगवान सिंह नहीं है ना। हाँ, जैसलमेर की मैं बात कर लेता हूँ। जैसलमेर के आपके रणजीत सिंह थे। कौन थे भाई? रणजीत सिंह। ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ धौलपुर, तो धौलपुर के आपके भगवंत सिंह थे। कौन थे भाई? भगवंत सिंह। और सिरोही की मैं बात कर लेता हूँ, तो सिरोही के आपके शिव सिंह थे। कौन थे? शिव सिंह। और आखिरी झालावाड़ के जो शासक थे महाराजा पृथ्वी सिंह थे। कौन थे? महाराजा पृथ्वी सिंह। आपको बिल्कुल याद रखना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। 13वां क्वेश्चन है ना, ये रहा आपका 13, क्वेश्चन नंबर 13। उदयपुर में स्थित एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण किस महाराणा के समय हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बप्पा रावल। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। किस बीकानेर नरेश ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? तो 14 का मैं राइट आंसर की बात कर लूँ तो राव कल्याणमल बीकानेर के प्रथम शासक थे जिन्होंने मुगल बादशाहों की अधीनता स्वीकार कर दी, राव कल्याणमल ने। ठीक है, नागौर दरबार में जाकर उनकी अधीनता स्वीकार की थी। नागौर दरबार हुआ था आपका 1570 में। सॉरी। देखो 15वें क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ। राजस्थानी रामायण के रचनाकार किसे माना जाता है? तो राजस्थानी रामायण के जो रचनाकार है वो किसे माना जाता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा समय सुंदर को माना जाता है। किसे माना जाता है भाई? समय सुंदर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नौगरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? देखो नौगरी नामक आभूषण आपका कहाँ पहना जाता है? तो नौगरी नामक आभूषण आपका हाथ में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता? हाथ के अंदर पहना जाता है। अब देखो मैं अगर हाथ के आभूषण की तो आपसे बात करना चाहूँ तो देखो हाथ में आपका एक तो
छल्ला भी पहना जाता है। क्या पहना जाता है? छल्ला। एक आपका मूंदड़ी, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। मूंदड़ी कहाँ पहना जाता है? हाथ की उंगलियों में पहना जाता है, हाथ में पहना जाता है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। एक है आपका अरसी। अरसी, ये भी आपकी हाथ की उंगली यानी अंगूठे के अंदर पहना जाता है, हाथ का आभूषण है, बिल्कुल आपको याद रखना। एक आपको याद रखना, खड दावड़ो। क्या? खड दावड़ो, जो आपने शायद पहली बार सुना हो, खड दावड़ो। ये खड दावणो जो है ना आपका, ये पांचों उंगलियों में पहना जाता है, बिल्कुल आपको याद रखना। पांचों उंगलियों के अंदर पहना जाता है आपका खंड दावणो। तो ये मैंने हाथ के आभूषण आपको बताए थे, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं पैर के आभूषण की बात कर लूँ तो आंवला, तोड़ा, पायल, टणका, ये सारे जो है आपके हीरामैन, ये सारे पैर के आभूषण हैं, बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ कमर के आभूषण। देखो कमर के आभूषण बड़े इंपॉर्टेंट है। एक है आपका कणकती। क्या है? कणकती। एक है आपका कंदोरा। कंदोरा, इसे कंडोरा कह दो या कंदोरा कह दो, एक ही बात है, ठीक है। कणकती, कंदोरा। एक है आपका सटका। सटका। और एक है आपका चौथ, ठीक है। कणकती, कंदोरा, सटका, चौथ, और एक है आपका करधनी। देखो कमर का के, कणकती का के, कंडोरा का के, ये सारे के से स्टार्ट है, तो बिल्कुल याद रख सकते हो। एक सटका और चौथ, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। ये जो कणकती है ना आपकी, ये सोने चांदी का आभूषण होता है जिसमें एक चेन लटकी हुई रहती है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ, तो देखो और मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कमर के आभूषण में, तगड़ी। ये तगड़ी जो है ना, ये भी आपका कमर में ही पहना जाता है, क्लियर। तगड़ी के अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो मेखला। मेखला जो है ना, मेखला, ये भी आपका कमर के अंदर ही पहना जाता है। तो ये सारे जो आभूषण मैंने बताए, कमर के आभूषण बताए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने। 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसको नियुक्त किया था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आप सॉरी 17 आपके सामने है। तो 17 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं एक बार अपन। वीपी मेनन, शोभाराम, उदयभान सिंह और एस एन सप्रू। तो इसका जो 14 का आपका 17 क्वेश्चन नंबर 17 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, एस एन सप्रू को प्रशासक नियुक्त किया था, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का जो प्रशासक है किसे बनाया? एस एन सप्रू को बनाया। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता, तो आपको बिल्कुल याद रखना है, वापस से रिपीट होगा। अच्छा क्वेश्चन है वैसे, ऐसे क्वेश्चन देखने में कम आते हैं, जो कम देखने को मिलते हैं ना वही वापस बन जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। देखो निम्न में से कौन सी फसल प्रारूप राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी आर्द्र मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में पाया जाता है? तो यानी बात हो रही है आपके कौन से 10वें कृषि जलवायु खंड, जिसका नाम वैसे संख्या में बात करें तो ऐसे लिखा जाता है, और बाकी हिंदी में बात करें तो दक्षिणी पूर्वी आर्द्र कृषि मैदान, ठीक है। मेरे को तो इतना सा याद है कि हाड़ौती के पठार की बात कर रहा था। हाड़ौती के पठार में जो होता है वो सोयाबीन होता है, तो सोयाबीन और किसी में नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर। और मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में कुल कितने कृषि जलवायु प्रदेश है? तो 10 कृषि जलवायु प्रदेश है। मैंने बताया था सबसे बड़ा कौन सा है? फर्स्ट सी है। मैंने बताया था सबसे छोटा कौन सा? फोर्थ बी है, ठीक है। और मैंने एक दो वीडियो से पहले सारे ज़िले भी आपको बताए थे कि कौन से ज़िले किस में शामिल है, तो एक बार वीडियो अच्छे से देख लेना। बाकी देखो मेरे वीडियोस अगर आप देखते हो ना तो आपकी एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मैं क्या होता है हर नए पेपर में एक नए टॉपिक का विस्तार से सॉल्यूशन कर लेता हूँ, जिससे क्या होता है एक एक टॉपिक आपका क्लियर भी हो जाएगा ना, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, आपको बेहतरीन तैयारी हम करवाने वाले हैं। बस आप चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है कि राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वह है। तो आप सभी को पता है भाई न्यूनतम वायुदाब कहाँ बनता है? ये जैसलमेर में बनता है, ठीक है। न्यूनतम वायुदाब कहाँ बनता है? आपका जैसलमेर के अंदर बनता है। तो ये जैसलमेर ही फिर क्या करता है? ये जैसलमेर का न्यूनतम वायुदाब ये कि मानसून को खींचता है अपनी तरफ, ठीक है। और फिर आपके जून जुलाई में राजस्थान में बरसात स्टार्ट होती है।
आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले में पारिस्थितिकी समस्या स्वयं से भीषणतम प्रभावित है? तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। पहले तो आपको एक बात याद रखनी है कि श्री गंगानगर हनुमानगढ़ को सबसे ज़्यादा सिंचित एरिया, यानी सबसे ज़्यादा सिंचित एरिया कहाँ है? श्री गंगानगर हनुमानगढ़, क्योंकि यहाँ पर नहरें बहुत सारी हैं तो पानी की कमी नहीं है। दूसरा, सेम की समस्या इसलिए हो रही है कि यहाँ के नीचे जिप्सम है, जिप्सम वाली पट्टी आ जाती है और जिप्सम की वजह से वो पानी जो है ना आपका नीचे नहीं जा पाता। अब नीचे नहीं जा पाता तो भूमि क्या होती है? दलदली हो जाती है। समझ में आ रहा? दलदल हो जाता भूमि का, दलदली भूमि बन जाती है। इसे ही सेम की समस्या के नाम से जाना जाता है। क्लियर? देखो मैं बात कर लेता हूँ, राजस्थान में सबसे ज़्यादा बंजर भूमि जो है ना आपके जैसलमेर में है। कहा है भाई? सबसे ज़्यादा बंजर भूमि आपकी जैसलमेर में। लेकिन प्रतिशत के मामले में सबसे ज़्यादा बंजर भूमि पूछ लेना आपको तो राजसमंद करना है, इतना सा ध्यान रखना। क्योंकि एरिया कम है तो प्रतिशत ज़्यादा होगा। तो सबसे प्रतिशत के मामले में सबसे ज़्यादा बंजर भूमि आपके राजसमंद में, और बाकी सबसे ज़्यादा जो बंजर भूमि पाई जाती है वो जैसलमेर में पाई जाती है। और सबसे कम सिंचित भूमि भी आपकी राजसमंद में ही स्थित है। बिल्कुल आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है और एक तरफ आपको हवाई अड्डे दे रखे हैं, एक तरफ आपको सुमेलित करना है। देखना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं 21 में। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखो, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर में है, नाल हवाई अड्डा बीकानेर में, कोटा हवाई अड्डा कोटा में, सूरतगढ़ आपका जोधपुर में नहीं पड़ता। सूरतगढ़ आपका कहाँ पड़ता है? आप सभी को पता है, गंगानगर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भाई? गंगानगर में पड़ता है। ठीक है, क्लियर? और सूरतगढ़, अभी अनूपगढ़ नया जिला भी बना आपका, ठीक है, सूरतगढ़ के करीब ही, तो आप बिल्कुल याद रख सकते हो। तो ये सूरतगढ़ जो पड़ता है आपके कहाँ पड़ता है? गंगानगर में पड़ता है। अब बढ़ते हैं आगे। अठारह की क्रांति के समय मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या किस छावनी में की गई थी? देखो मैंने पहले ही बताया था, नसीराबाद छावनी में इन दोनों की मृत्यु हुई। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो, मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबरी को कहाँ मारा था? नसीराबाद छावनी में मारा गया था। ठीक है, और राजस्थान की दो ऐसी छावनियाँ जो 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था, ब्यावर और खेरवाड़ा। इन दोनों ने 1857 की क्रांति में भाग ही नहीं लिया था, अपने आप को अलग ही रखा था। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23वां। निम्नलिखित संस्कृति में से किसे बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है? तो 23 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आहड़ संस्कृति को बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया? तो 24 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल मांडलगढ़। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 25वें क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ। तो 25वां क्वेश्चन जो है ना आपका, इसमें देखो 25वां क्वेश्चन है आपके सामने। 1857 की क्रांति के समय कोटा के प्रमुख नेता जयदयाल और मेराब खा क्रमशः कहाँ के निवासी थे? ये आपको बताना है। तो देखो इसमें जो है ये 25वां क्वेश्चन आपका डिलीट कर दिया गया। क्या कर दिया गया? डिलीट कर दिया गया। और वैसे मैं बात करूँ ना तो आपके जो है ना ये जयदयाल, ये तो मथुरा के थे। कहाँ के थे? मथुरा के। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। और मेहराब खां का जो संबंध है वो आपका कहाँ से था? धौलपुर से था। लेकिन क्या कारण रहा इसके पीछे और क्यों डिलीट करा? हो सकता है कि बाद में ये जो जयदयाल जी थे ये कोटा के रहने वाले थे, हो सकता है इसी वजह से इसको डिलीट करा। तो इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करने वाले, इसको डिलीट कर दिया गया था। तो 26वां क्वेश्चन आपके सामने है। 1818 में राजपूत राज्यों से संधियां करने का उत्तरदायी ब्रिटिश कंपनी ने किसे सौंपा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स मैटकोप को सौंपा था। किसे सौंपा था भाई? चार्ल्स मैटकोप को सौंपा था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 27। राजस्थान में सामला शब्द किस अवसर पर प्रयुक्त होता है? तो सामला शब्द का जो प्रयुक्त होता है वो किस अवसर पर होता था? आप बिल्कुल याद रखना, विवाह के समय। विवाह के समय जब जब बारात होती है ना, बारात जब दूल्हा अपने जब ससुराल जाता है तो ससुराल में सबसे पहले उनको रोक लिया जाता है, फिर उनको सामा लिया जाता है। उसे हमारी भाषा में कहते हैं सामा लिया जाता है, उसे ही सामड़ा कहा जाता है। ठीक है, तो ये विवाह के अवसर पर किया जाता है आपका सामड़ा। किस लोक नायक के मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? तो बिल्कुल आपके रामदेव जी। ऑप्शन नंबर डी
28 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसे सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि यह आपके हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक भी कहा जाता है। ये बहुत सारे मुस्लिम लोग भी आते हैं और बहुत सारे हिंदू लोग भी आते हैं, तो इसीलिए इसे सांप्रदायिक सद्भावना का मेला कहा जाता है। लांगुरिया डांस जो किया जाता है किस मेले का मुख्य आकर्षण केंद्र है, ये आपको बताना है। तो इसके बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो लांगुरिया जो है आपका देखो केला देवी के मेले में किया जाता है, कि नृत्य है, ठीक है। लांगुरिया नृत्य और घुटकण, ये जो इसका संबंध है आपका केला देवी के मेले से। केला देवी की भी मैंने बात करी थी, करौली के अंदर है, कालीसील नदी के किनारे स्थित है। और शीतला माता का मेला जयपुर में लगता है, करणी माता का मेला बीकानेर में, जीर्ण माता का मेला आपके सीकर में लगता है। महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था? तो 30 की मैं बात करूँ तो महाराणा कुंभा के काल में जो चित्तौड़गढ़ का जो वास्तुकार था ना, मंडन था। कौन था? मंडन। बिल्कुल आपको याद रखना। जबकि विद्याधर जो था ना, वो तो जयपुर का वास्तुकार था। कौन था भाई? जयपुर का वास्तुकार। निहाल चंद की बात करो तो बनी ठनी चित्र इसने बनाया था भाई। ठीक है। और रणकपुर के जो मंदिर बनवाए थे उसमें किसने बनाए थे? दीपा या दीपक। ठीक है। आगे बढ़ते 31वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राजस्थान में एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? तो 1900 रियासतें थी आपकी, 3 ठिकाने थे भाई। 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे। सबसे बड़ी रियासत आपकी मारवाड़ थी। कौन सी थी? मारवाड़। सबसे छोटी रियासत आपकी शाहपुरा थी। कौन सी थी? शाहपुरा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जो रियासत थी, जयपुर रियासत थी। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। ठीक है। और मैं बात कर लेता हूँ, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी कौन सी थी? तो वो भी आपकी शाहपुरा ही थी। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है? तो इसमें मैं बात करूं तो देखो, सबसे बड़ी शहर है, बस ऑप्शन नंबर बी में ही लिखा हुआ है। इन सभी में से सबसे बड़ी शहर है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। शहर की ऊंचाई आपकी 1597 मीटर। क्लियर। फिर आ जाती है अचलगढ़। अचलगढ़ की ऊंचाई की मैं बात करूँ तो 1431 मीटर। सॉरी, जरगा मैंने गलती से अचलगढ़, जरगा की ऊंचाई 1400। अचलगढ़ की ऊंचाई की मैं बात कर लूँ तो 1380 मीटर। और तारागढ़ की बात कर लूँ तो 870 मीटर ऊंचाई है। कितनी? 870। कुछ गाइड में आपको 873 मिलेगा, लेकिन 870 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो अब क्रम सेट हो गया, आपका आंसर भी आपका आ गया। अगला क्वेश्चन 33वां। राजस्थान में त्रिकाल का संबंध है। तो देखो, त्रिकाल का संबंध जो है ना राजस्थान में, बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी फसल भी नहीं होती है, पानी का भी अभाव हो जाता है, चारा भी नहीं बचता, उसे कहते हैं त्रिकाल। क्या कहते हैं? त्रिकाल। बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34वां क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान में किस प्रदेश में अल्फी समूह की मृदा मिलती है? तो देखो, अल्फी आपकी पाई जाती है पूर्वी मैदान में। ठीक है, राजस्थान के पूर्वी मैदान के कौन से जिले हैं? आप देख लो, मैच कर लो आप। देखो, ये तो आपका ये जैसलमेर तो आपका कहाँ चला गया? रेगिस्तान में चला गया। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। कोटा बूंदी हाड़ौती में आ गया आपका। उदयपुर भी पूरी मैदान में शामिल नहीं है। तो ये जो राइट आंसर है इसका, पाली आपका रेगिस्तान चला गया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? जयपुर अलवर दौसा में आपकी अल्फी मृदा पाई जाती है। बिल्कुल आपको याद रखना। देखो, रेगिस्तान में एक तो एरिडोसोल एंटीसोल दोनों ही आपके रेगिस्तान में पाई जाती है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। एरिडोसोल अर्धशुष्क रेगिस्तान में पाई जाती है, जबकि एंटीसोल पूरे रेगिस्तान में पाई जाती है। और मैं बात कर लेता हूँ वर्टिसोल। वर्टिसोल आपके हाड़ौती के पठार में पाई जाती है। और इंसेप्टिसोल ये आपके अरावली के आसपास के जो जिले हैं, यहाँ पर आपकी इंसेप्टिसोल की मृदा पाई जाती है। क्लियर। अब 35वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 35वां क्वेश्चन आपके सामने है। कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो देख लेते हैं 35वें में कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो, साबरमती की वात्रक सहायक नदी है, बिल्कुल सही है। माही की कमला है, सोम कमलांबा बिल्कुल सही है। चंबल की आपकी परवन है, बिल्कुल सही है। लूणी की अनास नहीं है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनास जो है ना, अनास ये माही नदी की सहायक नदी है अभी। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा राजस्थान में घटित होने की न्यूनतम आशंका रहती है? तो 36वें क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो देखो,
बाढ़ भी आ सकता है, ज़्यादा बरसात हो गई तो। सूखा तो पड़ता ही रहता है, सूखे के लिए तो राजस्थान फेमस है। भूकंप के झटके भी आते ही रहते हैं, लेकिन सुनामी ये नहीं आ सकता। इसका कारण ये है कि राजस्थान के मतलब सीमा के टच तो समुंदर तो नहीं है, लगभग 400 से 450 किलोमीटर दूर है समुंदर। तो इस सुनामी के जो चांसेस है बहुत कम है। 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में काफ़ी समय लगता है, तो सुनामी आ तो सकता है, बहुत कम संभावना है बस। ठीक है। निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र रखता है? देखो मैंने बताया था ना, सवाल आपको मैं कहता हूँ सवाल बनते हैं, आपके दिमाग में आगे होगी, बस ये आते पहले आपके दिमाग में आना चाहिए। यू, ए, पी और बी। सबसे ज़्यादा वन उदयपुर, उसके बाद अलवर क्षेत्रफल की दृष्टि से, उसके बाद आपका प्रतापगढ़, उसके बाद आपका बारां। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 ऐसे जिले जो सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। अब मैं बताता हूँ प्रतिशत की दृष्टि से 4 ऐसे जिले जो सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। यू, पी, एस, सी। उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली। क्लियर। ये प्रतिशत की दृष्टि से यूपीएससी याद रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको यूएफपीबी याद रखना। क्या? यूएफपीबी। ठीक है, क्लियर हो गया आपका मामला। अब बढ़ते हैं आगे। 38वां क्वेश्चन आपके सामने, भारत के खनिज संपदाओं के संदर्भ में राजस्थान निम्न में से कौन सी खनिज संपदा में एकाधिकार नहीं रखता है? तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम। इसमें एकाधिकार नहीं है। सस्ता में है, संगमरमर में है, सीसा में है, लेकिन पेट्रोलियम में एकाधिकार नहीं है भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मानसी वाकल परियोजना से किस शहर को पेयजल उपलब्ध किया जाएगा? तो 39 की अगर मैं बात करूँ तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर को भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आज के आखिरी क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। कंवरसेन लिफ्ट नहर द्वारा लाभान्वित जिलों का युग्म है, ये आपको बताना है। तो कंवरसेन से एक तो आपका देखो बीकानेर और दूसरा आपका गंगानगर, इन दोनों को पानी मिलता है। और राजस्थान की सबसे पहले इन आईजीएनपी पे बनने वाली जो नहर है ना, वो आपकी जो लिफ्ट नहर है वो कंवरसेन लिफ्ट नहर, आपको याद रखना। ठीक है, और सबसे बड़ी भी यही है, सबसे बड़ी। ठीक है, और मैं बात करूँ सबसे छोटी लिफ्ट नहर कौन सी, तो तेजाजी लिफ्ट नहर सबसे छोटी है। ठीक है, और बीकानेर और गंगानेर जो गंगानगर को जो पानी देती है वो कंवरसेन लिफ्ट नहर देती है। बिल्कुल आपको याद रखना है। तो ये आज के 40 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास को आप शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आप सभी साथियों को जय हिंद।